अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस पोएम की पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने स्टैंजा नंबर 1 और स्टैंजा नंबर 2 को बहुत डिटेल के साथ कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी वो वाली वीडियो देख लें। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैंजा नंबर 3 और स्टैंजा नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं इसी स्टैंजा नंबर 5 को भी एक्सप्लेन करूँगी, वरना उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद स्टैंजा नंबर 3 में टी.एस. इलियट कहता है, दिस इज द डेड लैंड, यानी कि ये जो हम डेड लैंड में है, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। डेड लैंड इन अ सेंस के लोग, उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तो वो डेड ही है, बस एक चलता फिरता इंसान है। अक्सर ऐसे होता है कि कभी इंसान की जिंदगी में इतनी मुश्किलात होती हैं कि उसको समझ नहीं आता कि मैंने आगे क्या करना, तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ अंदर से मर चुका हूँ, बस मेरा तो सिर्फ जिस्म चल रहा है। तो इसी सेंस में वो कहता है दिस इज द डेड लैंड, यानी कि लोगों के अंदर कोई स्पिरिट नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई एम नहीं है, तो वो ऐसे ही है जैसे कि डेड लैंड है, यानी कि कोई इमोशंस नहीं है। इसके बाद वो कहता है दिस इज कैक्टस लैंड। कैक्टस वो प्लांट होता है जो डेजर्ट्स में ग्रो करता है, जहाँ पे कोई पानी नहीं होता, कोई लाइफ नहीं होती, लेकिन वहाँ पे वो सरवाइव करता है। ये लाइन टी.एस. इलियट की होप को रिप्रेजेंट करता है कि शायद अभी भी कोई होप है कि शायद जो रिलीजन था वो फिर से रिवाइव हो सके। उसके बाद कहता है हियर द स्टोन इमेजेस आर रेज्ड, हियर दे रिसीव द सप्लिकेशन ऑफ अ डेड मैन्स हैंड। वो कहता है यहाँ पे तो जो पत्थर की जो तस्वीरें हैं, बुत हैं, उनको उठाया जाता है, उनको बनाया जाता है, और वो क्या करते हैं, और लोग क्या करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, उनसे प्रे करते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं। जैसे कि वो कहता है द सप्लिकेशन ऑफ अ डेड मैन्स हैंड, डेड मैन जो कि उन्हीं होलो मैन से है, तो वो उनसे मदद मांगते हैं, बल्कि अपने रिलीजन से जो वाकई उनको एक सॉल्वेशन उनको प्रोवाइड कर सकता है, उससे हेल्प नहीं मांगते, बल्कि स्टोन इमेजेस से हेल्प मांगते हैं। अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार, और फेडिंग स्टार मतलब यानी कि एक उनको सॉल्वेशन का एक जरिया जो कि आहिस्ता आहिस्ता से फेड हो रहा है। इसके बाद एकदम से वो कहता है इज इट लाइक दिस इन डेथ्स अदर किंगडम, यानी कि जो यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि लोग इंसान अपनी मदद के लिए स्टोन इमेजेस से हेल्प मांगते हैं, तो क्या ऐसा ही डेथ्स अदर किंगडम में भी होता है? और इन लाइन से पता चलता है कि उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं है कि डेथ्स अदर किंगडम में हालात बेहतर हैं। इसी वजह से अगर वहाँ पे उनको यकीन होता कि हाँ वहाँ पे हालात अच्छे हैं, वहाँ लोग अच्छी कंडीशन में हैं, तो वो लोग वहाँ पे जाने की कोशिश करते। तो यहाँ पे टी.एस. इलियट सस्पेक्ट कर रहा है कि क्या जो यहाँ पे कंडीशन है, क्या वही कंडीशन डेथ्स अदर किंगडम में भी है, और क्या लोग वेकिंग अलोन एट द आवर व्हेन वी आर ट्रेम्बलिंग विद टेंडरनेस। और वो कहता है कि क्या वहाँ पे भी जब लोग उठते हैं तो वो भी वार्म और टेंडर फीलिंग्स के साथ उठते हैं, और उनकी फीलिंग्स का कोई आउटलेट नहीं होता सिवाय लिप्स दैट वुड किस फ्रॉम प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन्स, और उनकी फीलिंग्स का कोई आउटलेट नहीं होता सिवाय कि वो जो स्टोन्स इमेजेस हैं उनके आगे प्रे कर सके। इसके बाद स्टैंजा नंबर 4 में कहता है द आइज आर नॉट हियर, देयर आर नो आइज हियर इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, इन दिस हॉलो वैली। वो कहता है यहाँ पे कोई आइज नहीं है, यानी कि गॉड की कोई जजमेंट नहीं है। फिर वो कहता है देयर आर नो आइज हियर, वो कहता है यहाँ पे तो कोई आइज है ही नहीं लोगों की। ऊपर वाले में उसने गॉड्स की आइज को रेफर किया है, लेकिन नीचे वाली लाइन में उसने कहा है कि लोगों की ही कोई आइज नहीं है, यानी कि कोई फोर्स साइट नहीं है, लोगों में ये एबिलिटी ही नहीं है कि वो कुछ देख सके। इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, यहाँ पर कोई आइज नहीं है। इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स की इस वैली में, इन दिस होलो वैली, इस होलो वैली में, यहाँ पे डाइंग स्टार्स यानी कि वो स्टार्स जो अभी तक डेड नहीं है बल्कि डाई हो रहे हैं। तो ये एक होप को शो करता है कि हाँ अभी भी थोड़ी बहुत होप है इस वैली में कि कुछ चीजें अच्छी हो सके। दिस ब्रोकन jar of our lost kingdom, in this blast of meeting places we grow up together and avoid speech gathered on this beach of Tamit river। इसके बाद कहता है this broken jar of our lost kingdoms, यानी कि ये वर्ल्ड वार 1 के बाद की जो कंडीशन थी यूरोप की, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे हमने अपनी किंगडम्स को खो दिया है। फर्स्ट वॉर में क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा किंगडम्स बनी हुई थी, बहुत ज्यादा जैसे सोवियत यूनियन थी, इसी तरीके से जर्मनी, इस तरीके से काफी स्टेट्स जो थी वो अलग थी, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद वो सारी स्टेट्स अलग हो गई थी, सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई थी। तो इसमें वो कह रहा है
दिस ब्रोकन जॉ ऑफ और लॉस्ट किंगडम, यानी कि ब्रिटेन ने, यूरोप ने अपनी जो किंगडम है उसको खो दिया। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रो अप टुगेदर, वो कहता है कि जो अब ये आखिरी हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल मीटिंग है, वहाँ पे हम लोग ग्रो अप टुगेदर, हम एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। एंड अवॉइड स्पीचेस, और हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, यानी कि हम मटीरियलिस्टिक अपनी वर्ल्डली अफेयर्स में बिजी हैं और हम एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द टमिड रिवर, टमिड रिवर वो होता है जो बहुत ही ओवरफ्लोइंग रिवर होता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेशन टुवर्ड्स वर्ल्ड वार 2 कि वर्ल्ड वार 2 होगी और पूरी दुनिया में मजीद डिस्ट्रक्शन होगी। वो कहता है कि हम लोग टमिड रिवर के पास के बीच के ऊपर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे मजीद डिस्ट्रक्शन होगी, तो ये रेफरेंस है वर्ल्ड वार 2 की तरफ। उसके बाद कहता है साइटलेस अनलेस द आईज रीअपीयर as the perpetual star, multifoliate rose of death's twilight kingdom, the hope only of empty man। इसके बाद वो कहता है हम लोग क्या हैं, साइटलेस हैं जब तक आइज दोबारा रीअपीयर ना हो जाए। ये लाइंस रेफरेंस हैं जीसस क्राइस्ट के दोबारा आने के लिए दुनिया की तरफ, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में ये बिलीव है कि ये दुनिया बहुत बहुत ज्यादा तबाह हो जाएगी, इट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ केओस, और उसके बाद क्या होगा, जीसस क्राइस्ट आएंगे, हजरत ईसा आएंगे और वो दुनिया को और अपनी रिलीजन को दोबारा से रिवाइव करेंगे। तो इसी तरीके से वो कह रहा है साइटलेस अनलेस द आईज रीअपीयर, यानी कि जीसस क्राइस्ट वापस आ जाए। एज द परपेचुअल स्टार मल्टीफोलिएट रोज, मल्टीफोलिएट रोज, मल्टीफोलिएट रोज यहाँ पे सिंबल हुआ है मरियम का, यानी कि उनसे हजरत ईसा आएंगे, ठीक है। और जो मल्टीफोलिएट रोज है उसको पैराडाइज की रोज के साथ भी कंसिडर किया जाता है। एज द परपेचुअल स्टार मल्टीफोलिएट रोज ऑफ डेथ्स ट्विलाइट किंगडम, द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन। वो कहता है कि अब जो होलो मैन है, जो एम्प्टी मैन है, उन लोगों की सिर्फ एक ही एक होप है कि जब हजरत ईसा आएंगे और उनके हालात बदल जाएंगे, इसके अलावा उनके पास कोई उम्मीद नहीं है कि उनके हालात किसी तरीके से बेहतर हो सकते हैं। सो इस लाइन में, इस स्टैंजा में बेसिकली हजरत ईसा के जो दोबारा आने की बात की गई है, वो जो एक बिलीव है हमारा रिलीजन्स में और उसमें जो एक इंडिकेशंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस स्टैंजा में बात की गई है। जैसे कि मैंने टी.एस. इलियट के इंट्रो में भी बताया था कि ये अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा रिलीजियस मिथ्स को, रिलीजियस रेफरेंसेस को, एल्यूजन्स को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इनकी पोइम को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये रेफरेंस देते हैं, जो एल्यूजन्स देते हैं, इसकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये था स्टैंजा नंबर 4। अब हम स्टैंजा नंबर 5 को कवर करेंगे। स्टैंजा नंबर 5 इस पोएम का सबसे लंबा स्टैंजा है और कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन अगर आपको एक बेसिक चीज इस जो स्टैंजा में है, फॉल्स द शैडो, इसकी समझ आ गई तो आपके लिए ये पूरा स्टैंजा बहुत ईजी है। यहाँ पे कहता है हियर वी गो अराउंड द प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, हियर वी गो अराउंड द प्रिकली पियर एट 5 o'clock in the morning। यहाँ पे प्रिकली पेयर एक छोटे बच्चों की राइम्स होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पे जो होलो मैन है 5 बजे सुबह के, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं एक कैक्टस पौधे के अराउंड, ठीक है। यानी कि उनको 5 बजे भी ना उनको कोई सुकून नहीं है, सुबह के 5 बज रहे हैं और वो ये सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। उसके बाद कहता है बिटवीन द आइडिया, ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट फॉल्स द शैडो। इसके बाद वो कहता है आइडिया और रियलिटी, इसमें एक शैडो है, मोशन और एक्ट, इसके दरमियान भी एक शैडो है। यहाँ पे फॉल्स द शैडो क्या है? फॉल्स द शैडो मतलब कि जो होलो मैन है उनमें एक कंसिस्टेंट फियर है, कुछ भी करने से पहले उनके दिमाग में एक फियर है। तो इसलिए वो कहता है बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी फॉल्स द शैडो। तो वो कह रहा है कि आइडिया को रियलिटी में कंप्लीट होने से कौन सी चीज उसको रोक रही है, वो है होलो मैन का फियर। यानी कि उन लोगों को फियर है तो इस वजह से उनका कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। इसके बाद कहता है फॉर दाइन इज द किंगडम। ये लाइन बुक ऑफ मैथ्यू से ली गई है और ये लाइन इटैलिक्स में लिखी गई है, यानी कि ये वॉइस होलो मैन की नहीं है, ये ऐसे इंसान की है जो होलो मैन नहीं है। उसके बाद वो कहता है बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन,
बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स फॉल्स द शैडो। यानी कि कंसेप्शन और क्रिएशन के दरमियान भी क्या है, फियर। इमोशन और रिस्पॉन्स के दरमियान भी क्या है, फियर। यानी कि होलो मैन अपनी जिंदगी में कुछ भी करता है तो वो एक फियर है उनकी लाइफ में, जो उनको कभी भी कहीं पे भी नहीं पहुंचने देता। जैसे कि वो लोग डेथ्स अदर किंगडम में भी नहीं जा सकते क्योंकि उनको डर है कि वो गॉड की जजमेंट को फेस नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अगर किसी चीज को इग्नोर करते हैं तो वो चीज नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हर इंसान चाहता है कि वो ना मरे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डेथ आएगी नहीं। तो इस वजह से वो कहता है कि सिर्फ एक उनका फियर ही है जो उनको कहीं पे भी पहुंचने नहीं देता। कोई भी उनका काम है वो इस दुनिया में पूरा नहीं हो रहा। उसके बाद कहता है लाइफ इज वेरी लॉन्ग। अगेन दिस लाइन इज इटैलिक्ड, यानी कि ये लाइन होलो मैन ने नहीं कही। उसके बाद कहता है बिटवीन द डिजायर एंड द स्पैम, बिटवीन द पोटेंसी एंड द एग्जिस्टेंस, बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंट falls the shadow, for thine is the kingdom। उसके बाद फिर वही लाइन इटैलिक्स में है, यानी कि गॉड को कह रहा है कि for thine, कि गॉड आपकी ही ये सारी किंगडम है। इसके बाद आप देखिए for thine is, life is, for thine is the, ये लाइंस इटैलिक्स में नहीं लिखी गई और ये लाइंस इक्लिप्स्ड हैं, यानी कि कटी हुई हैं, और ये शो करता है कि ये लाइन होलो मैन बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ शो की गई है, जो पहले वाली लाइंस थी वो एक ऐसे इंसान ने लिखी थी जिसका एक कनेक्शन है गॉड के साथ, इसलिए वो लाइन को बोल रहा था। यानी कि उसमें एबिलिटी थी, वो अपने गॉड के साथ कनेक्ट करता और उसकी लाइंस को बोल सकता था। लेकिन यहाँ पे जो होलो मैन है उनका कनेक्शन अपने गॉड के साथ, रिलीजन के साथ टूट चुका है, तो वो यहाँ तक कि वो ये लाइंस को भी बोल नहीं सकता। उसके बाद कहता है दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट विद अ विम्पर। वो कहता है ये वो तरीका है जिससे दुनिया ख़त्म होगी, यही वो तरीका है जिससे वो दुनिया ख़त्म होगी। लोगों को लगता है कि शायद एक बहुत बड़ी आवाज़ आएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, दुनिया एक स्लो साउंड के साथ ख़त्म होगी। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी दुनिया ख़त्म हो रही है, रिलीजन ख़त्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी दुनिया से, लोगों के अंदर से पर्पस ख़त्म हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से बहुत बड़ा कोई धमाका होगा और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, नहीं, बल्कि जो लोगों की एक्टिविटीज़ हैं, लोगों की लाइफ में जो नाहिलिज्म है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया ख़त्म होती जा रही है। सो बेसिकली इस पूरी पोएम में एक ही जो मेजर थीम है वो यही है कि कैसे लोगों की लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, और अगर उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है और कुछ वो करने से डरते हैं तो वो है उनका फियर, जो कुछ भी कंप्लीट होने नहीं देता। जैसे कि वो गॉड के साथ नजरें नहीं मिला सकते कि हम लोग बुरे हैं, तो उनका एक फियर है। जैसे कि हम लोग कभी बुरा काम करते हैं और फिर नमाज पढ़ने से डरते हैं क्योंकि हमारा एक फियर होता है और शैतान हमें कहता रहता है। तो यहाँ पे जो फियर है वो एक शैतान को ही कंसिडर कर ले, तो वो लोग मजीद उससे दूर दूर भागते रहते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पोएम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पोएम की अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर आपको कोई हेल्प या कोई सजेशन चाहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, या फिर कैसे मैं अपनी वीडियो क्वालिटी को और कंटेंट को इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आप मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।